और हिंदुस्तान में तो मजहबी उन्वान पे सियासत करना सबसे आसान था। बुनकर बाजार आज भी शब्बीर सेठ के वक्तों में जितनी बनी आज भी वो उतनी ही है। मुझे हाँ, बताओ उसका हाँ। एक कॉलम किसी ने डैमेज कर किया क्या? और ये दोनों जो थे निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब, ये दोनों हारून अहमद अंसारी साहब के शागिर्द थे। आज मुल्क में दो नजरिए है, एक बीजेपी और प्रो बीजेपी स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स में। सल्तनत खुदादाद जो थी उनकी, उसके आसपास में जो नवाब राजे महाराजे लोग थे, ये सब टीपू सुल्तान के सपोर्टर हो गए। कब? जब अंग्रेज हमला कर दिए। और आज गवर्नमेंट बोलती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टीपू सुल्तान ने उस जमाने में किया था। कम दर्जे की निचली जात के लोग समझे जाते थे, उनकी बेटियों को, बहनों को, घर की खवातीन को आला जात के लोग जो उठा कर लेके चले जाते थे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया करते थे, उनको बंदी बनाकर, लौंडी बनाकर रखते थे। उनका एक शेर और ये भी था कि भाई एक रोटी है अकेला मैं कैसे खाऊं, मेरे हिस्से में किसी और का हिस्सा नहीं। ये भी मुकीम जनाब के शेर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज की हम अपनी पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे, सियासत के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, जिनका बड़ा गहरा मुतालिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब कलम भी हैं, साहिब ज़ुबान भी हैं। बहुत सारी सलाहियतों से अल्लाह ताला ने इस शख्स को मुज़य्यन किया है। मेरी मुराद अली जनाब मुख्तार अदिल साहब से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार भाई, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, सियासत के हवाले से हम करेंगे, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला देखने वालों को बहुत सारी नई मालूमात जो लोग अब तक नहीं जानते थे, वो इंशाअल्लाह ताला आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि रोज़नामा इनकलाब के आप नामे निगार भी हैं, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि आपकी रोज़नामा इनकलाब में नामे निगार की हैसियत से आपकी शमूलियत कब हुई और कब से आपने अखबारात में लिखना शुरू किया? सन 2006 में इस शहर मालेगांव के बड़ा कब्रस्तान और नयापुरा मुशावरत चौक में बम धमाके हुए थे, जिसमें बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई और बहुत सारे अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे। वो वाक़ई इस नवैयत का था कि वो पूरे मुल्क की तवज्जो जो है उस जानिब मरकूज़ हो गई थी और मीडिया के बहुत सारे जो बड़े चैनल्स और अखबारात के नुमाइंदे हैं वो मालेगांव आए थे। उनमें इनकलाब के जो सीनियर सहाफ़ी थे अब्दुल्ला अंसारी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो इस दुनिया में ना रहे, वो भी मालेगांव आए थे और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने ये पेशकश रखी थी कि आप इस शोबे में दिलचस्पी रखते हैं, आपको लिखने का हुनर भी है, मालेगांव से ख़बरें लिखिए और किसी वक्त तो आकर बम्बई जो है इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ साहब से मुलाकात भी कीजिए। तो मैंने वैसे ही किया, पहले यहाँ से ख़बरें लिखना शुरू की, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिला। उस वक्त मैं 12वीं जमात में पढ़ रहा था, तो कुछ तातीलात आई, 2-3 दिनों की छुट्टियाँ, तो फिर मैं बॉम्बे मिलने भी गया उनसे ऑफिस में और इस तरीके से फिर इनकलाब से मेरी वाबस्तगी हो गई। तो बाज़ाब्ता 2006 से बहैसियत नामे निगार रोज़नामा इनकलाब में आपने लिखना शुरू किया और सहाफ़त की शुरुआत भी मैं समझता हूँ कि इससे पहले से आपने कर दी थी कि वहीं से 2006 से स्टार्ट किया? तालिब इल्मी के ज़माने से यहाँ मालेगांव का जो उर्दू अखबार है शामनामा, अच्छा, सफ़े अव्वल का सबसे बड़ा अखबार वही है, तो उसमें मैं लिखा करता था और मेरा जो मौजू होता था वो सियासी उन्वानात, मिली मसाइल, एक कारी की हैसियत से मैं अपनी राय लिखता था और उसमें वो शाये होती थी। यानी हमेशा आप करंट कम उम्री इश्यूज से को मैंने लेकर लिखना शुरू किया है। जी जी जी। हिंदुस्तान में सियासत की शुरुआत कब हुई, आप ये भी बता दें, और सियासत का तारुफ क्या है? होता ये है आम तौर पर कि जब कोई लफ्ज़ सियासत सुनता है
या किसी जगह पढ़ता है तो आम तौर पर लोगों के जहन में सियासत सुनने या पढ़ने के बाद यही जहन में गर्दिश करता है कि कहीं रैली निकल रही है, कहीं जलसा हो रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जहन में तो आम तौर पर ये आता है, लेकिन असल अगर सियासत का मफहूम और उसका माना अगर जानना चाहें तो ये क्या है सियासत? देखिए, एक सियासत वो होती है जो गैर जमहूरी होती है। गैर जमहूरी। गैर जमहूरी मतलब उसमें बादशाहियत है और आमरियत है, डिक्टेटरशिप वगैरह, मतलब कि लानानी वगैरह। एक सियासत वो होती है जो जमहूरी होती है। तो हिंदुस्तान में मुल्क की आज़ादी से कब्ल ही यहाँ पर जो है जमहूरी सियासी निज़ाम राइज करने की कोशिश की गई, और आज़ादी के बाद जो है बाज़ाब्ता पूरा मुकम्मल तौर से सियासी निज़ाम आज़ादाना तौर से वो हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया। सियासत लफ्ज़ के ये एक वसी तर मानी है, लफ्ज़ सियासत का एक वसी तर मानी है, जिसका एक मानी और मफ़हूम ये भी है कि खिदमत, और खिदमत से मुराद ये है कि खिदमत खल्क़, जी। और खिदमत खल्क़ में भी अवाम की खिदमत करना है। अच्छा। आप इसमें जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, जो मुरव्वजा सियासी निज़ाम है, इसमें रहते हुए भी अवामी खिदमत कर सकते हैं। सही। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं अवामी खिदमत करने के। जी। जैसे मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर जो रहा हूँ, जहाँ से हम लोगों का ख़ानदानी एतबार से, यानी मेरे अजदाद जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से हमारा जो रूहानी रिश्ता है वो हज़रत गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनत अमीर कबीर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जो हैं वो सिमनान के बादशाह थे। फिर आपने बादशाहत तर्क की और राह मार्फत में निकले, जी। और राह मार्फत में निकलने के बाद वो सिमनान का तख्त छोड़ के अलग अलग हिस्सों से होते हुए जो है बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तान में बंगाल जो है, वहाँ पे एक मुकाम है पंडवा शरीफ, हुँ। शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में पहुँचे, और आपने पूरी उम्र जो है ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी आवाम की खिदमत की। उसके बाद इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो आज भी उनका खानका, उनकी आस्ताना जो है वो मरज खलाइक है। वहाँ आने वाले से न कभी ज़ात पूछी जाती है, न कभी मज़हब पूछा जाता है, न उसकी ज़ुबान, रंग, नस्ल देखा जाता है, क्या बात! और बिला तफरीक जो है सिर्फ वो इंसान समझ के वहाँ पे जो है खिदमत होती है। और लोग यही जाते हैं वहाँ पर। यही मैं समझता हूँ कि तमाम खानकाहों में सूफ़िया कराम का तरीक़ हाँ, यही रहा ये है हमेशा सूफियाए से। किराम की आप अगर हुँ। तारीख पढ़ें तो एशिया में, बर्र आज़म एशिया में, बल्कि दुनिया में, मैं कहता हूँ कि यार एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो मशाइखीन चिश्त का है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिलसिला कादरिया के बाद जो है सिलसिला चिश्तिया है, जी। और सिलसिला चिश्तिया से फिर अलग अलग शाखें जो है वो निकली हैं। सही। तो मशाइखीन और ख्वाजगान चिश्त जो है ये जब हिंदुस्तान आए, और कल के गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और आज के आज़ाद हिंदुस्तान में जो अलग अलग इलाकों में फैले, ये लोग जहाँ पर गए इन्होंने समाज और मुआशरे की इस्लाह का काम किया। सही। समाज में रहने बसने वाले हर इंसान, चाहे जिस मज़हब का हो, चाहे जिस मकतब फ़िक्र का, जिस नज़रिए का हो, उसकी खिदमत की। और इन बुज़ुर्गों ने जिस इलाके में क़याम किया, वहाँ की तहज़ीब को परवान चढ़ाया, वहाँ की ज़ुबान अच्छा। को परवान चढ़ाया, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो तमद्दुन था, उसमें जो है उन लोगों ने बड़े काम किए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, फ़रोग़ दिया। तो हिंदुस्तान में जो है 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद होने के बाद जो है ये आज़ाद जमहूरी निज़ाम में कन्वर्ट हो गया पूरा, जी। और तब से लेके आज तक जो है हमारे यहाँ पे जमहूरी निज़ाम चल रहा है। सही। और इस जमहूरी निज़ाम में अलग अलग सियासी पार्टियाँ, अलग अलग नुमाइंदे जो है आते जाते रहे हैं। ये एक जो वसी मानी है उसका मैंने मुख्तसर सा एक बताया है। जी। सिलसिला अशरफिया की और अभी आपने हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का आपने तज़किरा किया, तो साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताते चलें कि आप सिलसिला अशरफिया से, मखदूम पाक और उनके खानवादे से कब से और किस तरह से वाबस्ता हुए? इस सवाल का जवाब असल में ये है कि हमारे अजदाद जो हैं, जी। जैसे मेरी ददियाली रिश्तेदारी और ननियाली रिश्तेदारी, हम हुँ। लोग ओरिजिनली जो है यूपी के हैं, हुँ। उत्तर प्रदेश के। जी।
अवधी खित्ता जो पुराना कहा हम्म, जाता था, हम्म, जिसमें फैजाबाद और आसपास लखनऊ और हाँ, हाँ, आसपास हाँ, के इलाके थे, उसी इलाके से हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था। जब उस इलाके में अंग्रेज़ों की शोरिशें बढ़ गई, तो उन्होंने जो है पारचा बाफ जो थे, जो सनत व हिरफत से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान थे, उन पर ज़ुल्म करना शुरू किया। अच्छा, और ये पारचा बाफ लोगों ने अंग्रेज़ों का ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं किया। ये उनके खिलाफ़ उठ खड़े हुए। हम्म, आप अगर उस शुमाली हिंदुस्तान की तारीख़ देखें तो उसमें पारचा बाफ हैं या बुनकर हैं, ये जुलाहे जिनको कहा जाता है, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की शदीद मुखालफत की। अब ये सब निहत्थे लोग थे, आर्चा बाफ यानी कि बुनकर हजरत। बुनकर, जी। कपड़ा बिनने वाले। हम्म, तो ये निहत्थे लोग थे, इनके पास जो है सनत और हिरफत का सामान था, हथियार थे नहीं। बहरहाल इन लोगों ने जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किए, इनकी तारीख रही है हमेशा से। ये उठ खड़े हुए। अब सामने जो है, चूंकि उस वक्त की सबसे अजीमुशान सल्तनत के सिपाही थे बरतानवी साम्राज्य के, हम्म, तो वो लोग और मज़ीद जुल्म करने लगे। तो उसमें बहुत सारे ख़ानदान जो है वो माइग्रेट हुए, हिजरत की है वो, और पैदल चलते हुए फिर यूपी से निकले। तो जिसको जहाँ जगह मिलती गई, अपनी सनत, अपने रोज़गार के साथ वो आबाद होता गया। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो है मालेगांव को तरजीह दी, यहाँ रुक गए वो। लेकिन जो हमारा ख़ानदान यूपी से है, वहाँ से ख़ास तौर से मैं मेरे ननिहाल की बात करूँगा कि मेरे ननिहाल के जो लोग थे, वो कई पुश्तों आगे से, मतलब जो लोग यहाँ आए उनसे भी पहले कई पुश्तों के लोग जो है वो हज़रत मखदूम सिंधानी रहमतुल्लाह अलैह की खानका से वाबस्ता थे। अच्छा। हाँ। और बहराइच में जो है हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह जी, अलैह जी, का जी। आस्थाना है। हमारे बुज़ुर्गों की अकीदतें वहाँ से भी रही हैं। अच्छा। तो इस तरीके से ये दो बड़ी खानका। और फिर चूँकि बुज़ुर्गों से काफ़ी कुर्बत रही है हमारे ख़ानदान की, तो अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में, इन बारगाहों से भी हमारे बुज़ुर्गों की अकीदत रही है, निस्बत रही है, क्या बात। मोहब्बत है। तो इस तरीके से ये ख़ानदानी विरसा है। और एक ख़ास बात ये है कि हमारे ददियाली ख़ानदान में और मेरे ननियाली ख़ानदान में शर्फ़ बैत जो है वो साहिब सज्जादा से ही होती है हमारे यहाँ। ये अच्छा। हमारे यहाँ पे एक मिज़ाज है। और इसमें कहना चाहिए कि मुहर्रिक के तौर पे जो थे, वो मेरे दादा जो थे अब्दुल अज़ीज़ हम्म। मरहूम, वो सफ़े अव्वल में थे। अच्छा। उनका यानी एक मौक़िफ़ था कि भई साहिब सज्जादा से ही बैत की जाए। तो फिर हमारे घर के लोगों ने जो है साहिब यानी सज्जादा से, जिस वक्त में जो साहिब सज्जादा रहा हाँ, हो तो। वो हमारे बुज़ुर्गों ने हाँ, साहिब सज्जादा से ही जो है हाँ, सर पे बैत हाँ। रखा है। तो जो सिलसिला अशरफिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ, जिन्हें आला हज़रत अशरफी जी, मियाँ अलैहिर्रहमत जी। कहा जाता है, उनको शहर मालेगाँव मदऊ करना, उनकी मेज़बानी करना और उनसे शर्फ़ नियाज़ रखने में मेरा ननियाली ख़ानदान अव्वल है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हमारे बुज़ुर्गों की मुलाकात जो हुई थी वो मेरी नानी जो थीं वो बताती थीं। मेरी नानी का नाम ज़हरा हज्जिन था, ज़हरा। जी। तो ज़हरा हज्जिन जो थीं वो बताती थीं कि भई उनके जो पूर्वज थे, उनकी मुलाकात अशरफी मियाँ से हुई। फिर उन्होंने ख़त लिखा, आपको जो है दावत दी, मालेगाँव आए। फिर 1920 में यहाँ पे खुशामदपुरे में खानकाह अशरफिया कायम हुई। तो ये हम लोगों का ताल्लुक़ है उस ख़ानदान से। यानी ये समझा जाए कि पुश्तों से ये हाँ, निस्बतें वाबस्ता है और ये अकीदतों का सिलसिला दराज से दराज तर है। अभी मौजूदा हालात जो हैं सियासत के, यकीनन आप भी उसे देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। सियासत का जो बिगाड़ है वो क्या है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब सियासत में मुफ़ादात जब हावी हो जाते हैं तो उसमें बिगाड़ आता है। अच्छा। अच्छा, मुफ़ादात को आप नियत भी बोल सकते हैं। हम्म। जब आपकी नियत में खराबी पैदा होती है, तो आप सिस्टम को जो है डैमेज करना शुरू करते हैं। कैसे? आप पॉलिटिक्स में जो है 2 रुपए लगाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से उससे ज़्यादा पैसा आप कमा भी रहे हैं। तो मौजूदा दौर में जो है पॉलिटिक्स एक प्रोफ़ेशन बन चुका है, एक पेशा है, ये एक तिजारत बन चुकी है।
आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखें, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, काम होते हैं, वो वो जिम्मेदारियां लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसका। इसमें नेशनल पार्टीज भी है। इन नेशनल पार्टीज को जो है अभी पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हिदायत जारी की थी, आपको ज़हन में होगा। सही। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज से, बिजनेस कंपनीज से जो है ये डोनेशन लेती हैं और इसके एवज में उनको मुराद देती हैं, सहूलियात देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। उसमें स्टील है और सीमेंट है, उसके बाद लोहे की इंडस्ट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। यहाँ तक के पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये बीफ एक्सपोर्टर कंपनीज जो होती हैं, जो गोश्त तो जो है ज़बिया का गोश्त तो बैरून मुल्क फ़रोख्त करते हैं, जो उनसे भी ये लोग डोनेशन लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस लीडर जो हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि भाई ये चंदा दो और धंधा लो वाला काम चल रहा है आजकल। सही कहा था उन्होंने। हाँ, सही कहा। अच्छा। हालांकि उनकी पार्टी भी चंदा लेती है, हाँ। लेकिन सही है। उनकी पार्टी के मुकाबले में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है उसको लोग ज्यादा चंदा दे रहे हैं। तो उन्होंने बतौर तंज कहा था कि भाई आज जो पार्टी रूल कर रही है वो चंदा लो और धंधा दो वाली पॉलिसी पर सही काम है। कर रहे बीफ। हैं। और एक बात है कि मुल्की सियासत जो है इसमें मुल्क के बड़े सनती घराने जो है ये सियासत उनके गिर्द मरकूज रही है, उनकी मंशा कहीं ना कहीं शामिल रहती है हुकूमती फैसलों में। सही। खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री में और कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में। ये हमारे मुल्क के बड़े सनती घराने, सब नामी गिरामी सनती घराने हैं, सब लोग जानते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं इनका अमल दखल रहता है, ये मन चाहे फैसले जो है हुकूमत से करवा लेते हैं। सही है। बीफ का आपने अभी जिक्र किया, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम लोग देखें तो हमारा इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में काफी आगे, कितना नंबर आता है अपने मुल्क का? रैंकिंग तो मैं जो एक्चुअल रैंकिंग है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि एशिया कंटिनेंट में, बर्रे आजम एशिया के अंदर हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, ये लीड कंट्री माना जाता सही है। सही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इतनी सारी असबाब और दौलत रखे हैं इस सरजमीन में, हिंदुस्तान में। आबी वसाइल, जंगलाती वसाइल और भी बहुत सारे कुदरती वसाइल आप देखेंगे तो उसमें ये जानदार जो हैं, जैसे भैंस है और दूसरे जो जानदार हलाल है जो खाए जाते हैं, ये बकसरत होते हैं और इनका ज़बिया किया जाता है। ये मुल्क में रहने वाले अवाम की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसके अलावा भी बाहर एक्सपोर्ट होता है, बाहर मुल्कों के बाहर, दुनिया के 40-50 मुल्कों में जो है हिंदुस्तानी कंपनियां बीफ सप्लाई कर रही हैं। क्या बात। बड़े पैमाने पे बीफ सप्लाई करती है और उसमें मुसलमान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। अक्सरियत मुसलमानों की है, कंपनीज के ओनर्स जो हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उसमें दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, आपका राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र में हमारा शहर मालेगांव जो है, आप देखिए हमारे शहर के मज़ाफ़ात में कई बड़ी कंपनियां खुल गई हैं यहाँ, लोगों को वहाँ से रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश से जो है जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ से बम्बई जो है करीब शहर है 300 किलोमीटर पे, वहाँ पे आबी रास्ते से भी जो है सामान जाता है, हवाई रास्ते से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है और इसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। सही। इसमें पार्टनर्स जो हैं कुछ दूसरे मज़ाहिब के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अक्सरियत उसमें मुसलमानों की है। सही है। और मकामी लोगों को, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला, बाहर के लोग भी यहाँ पर बरसरे रोज़गार यहाँ पर आकर उसमें शामिल हैं। कंपनीज में मेरी मालूमात है कि आसाम हुआ, बंगाल हुआ, हाँ, काफ़ी दूर दूर उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये जो गरीब और पसमानदा लोग जो होते हैं देहातों में, दूर उफ्तादा इलाकों में, उनके यहाँ मतलब बिजली की रोशनी भी नहीं है उनके गांव में, वो लोग जो है मालेगांव आते हैं, रोजगार कमाते हैं। अगर वो बीफ कंपनियों में काम करते हैं, वहां से उनका जैसे बोलते हैं ना कि यार मन भर जाता है, तो वो पावर लूम भी चलाने लगते हैं। हाँ, सही है। फिर पावर लूम से उनका मन भर जाता है तो वापस कंपनी में चले जाते हैं, प्रोफेशन भी चेंज करते रहते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे रोजगार है लोगों को। ये रोजगार भी है, गवर्नमेंट को आमदनी भी है
और बैरून मुल्क जो लोग हलाल गोश्त खाना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलत है कि हिंदुस्तानी कंपनीज जो है उनके लिए सही है, हलाल गोश्त फराहम सही है। कर देती है। और जितना ज़्यादा यहाँ से यानी कि मामलात होंगे तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी और सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक बात और बोलूंगा मैं कि केरल जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है हम्म, और काफ़ी मालदार भी है, खुशहाल भी है, तालीम याफ्ता रियासत भी है, वहाँ के लोग जो है इस कारोबार में टॉप टॉप पर हैं एकदम। केरल के। केरल के लोग, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम जो है जनाब यूसुफ अबू लुलू साहब का है। हम्म, ये काफ़ी बड़ी शख्सियत भी हैं कारोबारी एतबार से, और मिली कामों में भी बहुत आगे रहते हैं, तालीमी कामों में। अच्छा। सियासत का बिगाड़ अभी आपने हल्का सा उसका तस्करा किया, ये तो हुआ बिगाड़। असल में सियासत होने किस तरह से चाहिए, जैसा कि अभी मौजूदा अगर हम लोग बात करें जो हालात चल रहे हैं, मज़हब का भी सहारा लिया जाता है, मजहबी बातें भी की जाती है, मजहबी नारे भी लगाए जाते हैं और मजहबी बातों को आवाम के सामने बोलकर उनके जज्बात को उभारा भी जाता है। कहाँ तक ये दुरुस्त है? अब इसकी दुरुस्ती होना और नहीं होना ये एक लंबी बहस है, लेकिन आप हिंदुस्तान का तारीखी सियासी पस मंज़र देखेंगे तो यहाँ पे हर मरहले में, हर तहरीक में, हर मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो है ये मजहब का दखल रहा है, अब बहुत बड़ा अमल दखल रहा है उसका। ये नई बात नहीं है अभी नई की। बात नहीं है ये, आप इसके बगैर कर भी नहीं सकते। अगर आप कोई मुसलमानों के हक में नारा लगा रहा है तो आप वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो पॉलिटिकल रैलीज देखिए जहाँ का मजमा मुसलमान नहीं है, जहाँ तकरीर करने वाला मुसलमान नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से नारे लगा रहे हैं। वहाँ जय का नारा लगता है, इधर जिंदाबाद का नारा लगता है। सही। तो आप इसको नहीं रोक सकते। वजह ये है कि वो आपकी जुड़ा हुआ है, वो आपके वजूद से जुड़ा हुआ है, आप नहीं रोक सकते उसको। और हिंदुस्तान में तो मजहबी उन्वान पे सियासत करना सबसे आसान काम है। अच्छा। आपसे कोई नहीं पूछने आएगा, आपके मोहल्ले में आबरेसानी की सहूलत है, आपके मोहल्ले में तालीमी इदारा है, आपके मोहल्ले में रास्ता चलने, कोई नहीं पूछने आएगा। हाँ, अगर आपके इलाके में कोई मस्जिद है उसके बारे में लोग ज़रूर पूछते हैं, आपके इलाके में कोई मंदिर है उसके बारे में पूछेंगे, गिरजा है, गुरुद्वारा है उसके बारे में पूछेंगे, उसमें तनाज़ा है या नहीं है, उसकी ज़मीन को लेके क्या मामला था ये पूछेंगे। देखिए बाबरी मस्जिद का मामला जो है शुरू हुआ 1949 के आसपास, उस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। उसका नतीजा हमने देखा 6 दिसंबर 1992 को। सही। वो मस्जिद एक आज़ाद जमहूरी मुल्क के अंदर जो ये बोलता है, जिसका कानून और आइन ये बोलता है कि ये सेक्युलर स्टेट है, ये गैर मजहबी मुल्क है, उसमें एक अजीमुशान मजहबी इबादतगाह जो है वो दिन दहाड़े मिसमार कर दी गई, शहीद कर दी जाती है। और कुछ। उसके बाद फिर जो होता है वो भी हमने और आपने देख लिया है। उसके बाद 84 के अंदर जो है शाहबानो का केस आया, जो नानो नफका से जुड़ा हुआ है, अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक मामला है। वो कितना चला हुआ मामला। अच्छा, ये कुछ मजहबी उन्वानात ऐसे होते हैं जो लोगों को बड़ी बड़े मसनद दे देते हैं। सही है, सही जो है। जिसको कोई नहीं पहचानता हो, वो मालूम होता है कि उस मामले पे बोलते 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 कहाँ पहुंच गया, वजीर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये हो गए, वो सही हो है। गए, इनके सारे मसाइल हल हो गए, बाबरी मस्जिद का मसला हल नहीं हुआ। हल नहीं हुआ। सही है। शाहबानो का मसला भी जो है आप देखिए आगे चल के वो जो है ट्रिपल तलाक एक्ट की सूरत में हमारे सामने है। शहरियत की बात है, एनआरसी और सीए की बात है, अरे भाई उसका एक एक तारीखी और एक आईनी पस मंजर है। वो जो उन्वान पैदा किया गया था वो किस सिनेरियो में था, किस पस मंजर में था, वो समझने की बात थी। होता ये अभी वक्फ का बिल आया है, वक्फ तरमीमी बिल है, पूरा मुल्क जो है उस पर जलसे, कॉन्फ्रेंसेस, एहतजाज हो रहा है। सही है। बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए, सही है। लेकिन वो मौसर होना चाहिए। हमारा एहतजाज हमारी लीडरशिप को उभारने वाला नहीं होना चाहिए, हमारा एहतजाज हुकूमत पर दबाव बनाने वाला होना चाहिए। सही है। अगर वो दबाव बन जाता है काबिले तो गौर बात मिल्लत है, और कौम आपकी लीडरशिप को भी मान लेती काबिले है, गौर बात है। और सही है। गवर्नमेंट जो है वो समझ लेती है कि भाई इस शख्स के साथ जो मजमा चल रहा है ये शख्स को फॉलो करता है, इसलिए इसको हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सही है।
अभी तक जितने एहतजाजात और जितने भी मामलात इसमें हुए, बासर नज़र नहीं आते अभी भी, ये यानी कुछ उसकी कमी वजह है है, कि वही कहीं ना कहीं हमारे एहतजाज में जो इखलास लगता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी कमी है। है। मैंने कहा ना कि हम प्रोटेस्ट करते हैं हुँ, इसलिए कि हमारी लीडरशिप का चर्चा होना चाहिए। हुँ, हम प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करते कि ये मसला हल होना हाँ, चाहिए। सही, अच्छा, वो हम कुछ दिन करते हैं, उसके बाद जो है छोड़ देते हैं छोड़ उसको, दो, सही है, उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते। सही है। तहरीक नाम ही है जहद मुसलसल का, लगातार किया जाए तो ही असर पैदा हो सकता है। मालेगांव में अब तक बहुत सारे सियासी लीडरान आए और गए, कुछ हैं और कभी और कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनमें आप ये बताएं कि किसका काम काबिले तारीफ है और लोगों ने अब तक उसे याद रखा है, लोगों के लिए अब भी वो चीज़ फायदेमंद है जो उस दौर में उन लीडरान ने कायम की थी। कौन है वो लीडरान? देखिए, जहाँ तक मतलब मालेगांव म्यूनसिपल काउंसिल, और उसके बाद वो 17 दिसंबर 2001 को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट होगी। वो हम्म, डी ग्रेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे यहाँ। जो लोकल सेल्फ बॉडी, इसके दर्जात होते हैं हम्म, ए बी सी डी, तो हमारे यहाँ डी वर्ग नगर महानगर पालिका बोली जाती है। इसकी जहाँ तक मैं स्टडी किया हूँ तो मैंने पाया है कि भाई हाजी शब्बीर अहमद साहब जो थे, हम्म, उन्होंने तामीरी काम जो है, अगर तामीरात की बात की जाए तो तामीरी काम में उन्होंने जो है बेपनाह काम किए। उस वक्त लोकल सेल्फ बॉडी की आमदनी महदूद थी। महदूद आमदनी के अंदर उस वक्त जो शहर का रकबा था, उस रकबे और उस हक के लिहाज से, उस वक्त की आबादी के तनासुब के एतबार से उन्होंने जो बुनियादी सहूलियात के, मतलब ये कि साफ़ सफाई, सेहत, तालीम, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है, रिहायशी मेयार हम्म, की जो सहूलतें होती हैं, इससे मुताल्लिक उन्होंने जो काम किया, ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था। गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो बहुत सारे अलग अलग स्कीमात के ज़रिए देती है, फंड देती है आपको, कि भाई आपकी आमदनी महदूद है तो हम जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आप ये सहूलत अपने यहाँ कर लीजिए, ये तामीरी काम। उन्होंने देखो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने शुरू किया। कुछ हिस्सों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बना भी, जिसमें एक एक मुकाम जो है शहीदों की यादगार के बाजू से जो है वो अंडरपास एक हाँ, बना हाँ, हुआ है हाँ, छोटा सा। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, सरदार सिनेमा जो है, आज हाँ, सरदार मार्केट हो गया है, हम्म, वहाँ पे भी एक अंडरपास जो है बना हुआ है। अच्छा, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल काम इतना कर दिए थे वो, और उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट रूब अमल लाने की कोशिश की। आप मुझे बताओ, आज मालेगांव इतना बड़ा हो गया है, ये इसकी सरहदें कहाँ से कहाँ पहुँच सही गई, है, बिल्कुल आबादी सही, कहाँ से कहाँ बिल्कुल पहुँच गई। सही है। हमारे यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। हम्म, हम ही लोग हैं जो बोलते हैं मस्जिदों और मीनारों का शहर है। हाँ, आप और हम ही हैं मस्जिद जाने वाले, वही गटर का उबलता हुआ पानी जो है अबूर करके जाते हैं हम लोग। हम्म, बताओ, हमारे शहर को ड्रेनेज का सिस्टम आज तक नहीं मिल पाया। सही, आगाज़ किया था उन्होंने, कुछ काम भी किया, बाद में फिर जो है किसी वजह से रह गया वो मामला। सही है, ये एक विजनरी लीडर जो होता है ना, ये उसकी पहचान होती है सही है, कि वो क्या सोचता है। अच्छा, उस ज़माने में जो सारे इंतज़ामात हुए, तालीम से मुताल्लिक हों, प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर स्टैंड अप करने से मुताल्लिक हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके हॉस्पिटल तक का जो पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट हो सिस्टम का, उस वक्त के जो फैसले हैं आज दस्तावेज की शक्ल में वो महफूज हैं, हमारे लोकल सेल को बॉडी में महफूज है, कोई भी देख सकता है उसको। हम्म, तो ये वो सब पढ़ने के बाद लगता है कि भाई शब्बीर सेठ जो थे वो आगे 50 साल बाद मालेगांव को क्या दूरंदेश ज़रूरत थे। होगी, वो आज से उसका ग्राउंड बना रहे थे, क्या बात है। ताकि आने वाली जनरेशन जो है, आप हम्म, देखिए उनके दौर में कसरत से जो है कॉरपोरेशन की या लोकल सेल्फ बॉडी की उर्दू स्कूलें तामीर हुई। हम्म, उस ज़माने में लोगों को जो है रोज़गार भी मिला, स्कूलों में तदरीसी खिदमात सही है, के सही, मौके भी मिले। हम्म, उनको जो है मैंने जो है पढ़ा है, तो उस बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि वो जो है शब्बीर सेठ मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे लीडर थे। हज कमेटी वगैरह के भी सारी चीज़ें हाँ, उन्हीं की। उन्होंने गैर सरकारी सतह पे जो है हम्म, वॉलंटियरी वर्क है उनका, हज कमेटी हम्म, का क़याम किया, हज कमेटी के ज़रिए जो है फिर
यहाँ से जो हुज्जाज जो आज़मीन हज होती हैं उनकी रहनुमाई का सिलसिला शुरू किया। हम्म। उनके इंतकाल के बाद कुछ दिन तक जो है हज कमेटी मतलब उतना एक्टिव नहीं रही थी वो, लेकिन इस तरीके से नहीं थी। बाद में फिर जो है उसमें शब्बीर सेठ के पुराने रफ़्क़ाए-कार उनके अफराद खाना फिर उसमें जुड़े और आज वो जो है एक जगह स्कूल नंबर 1 कंपाउंड में जो है वहाँ पे उसका एक ऑफिस है और वहाँ से वो सिलसिला जारी है। वो जारी सिर्फ मालेगांव नहीं, नासिक डिवीज़न के जो 5 ज़िले हैं, नासिक है, अहमदनगर, नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, ये सब जगह के आज़मीन की रहनुमाई होती है, यहाँ से होती है। यहाँ से होती क्या है। बात है। उन्होंने मतलब इस सियासत में रहते हुए सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रोजेक्टों पे जो है काम किया है हम्म। और आज उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उससे शहर इस्तेफादा कर रहा है। सही। स्पिनिंग मिल देखिए वहाँ पे सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों खानदानों का रोजगार था वो। हम्म। उन्होंने 83 84 वगैरह में उसको शुरू किया था, हम्म। ये स्पिनिंग मिल जहाँ कपास से यार्न बनता है कपड़ा हाँ, बुनने के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सहूलत मालेगांव के लिए बिल्कुल बनाई कि सही है। यार्न यहीं बने, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बचें और सस्ते दाम में यहाँ के बुनकरों को जो है यार्न मिले। तो ये सब विजन थे, इस वजह से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सही है। ये तो माज़ी के लीडर की बात हो गई, लेकिन अगर मौजूदा अगर इसी बेस पर अगर हम तकाबुल करें तामीरात को लेकर, तो कौन सा लीडर अभी है कि तामीरी मामलात में हम उसे कुछ नंबर दे सकें? तामीरात की जहाँ तक बात है, देखो तामीरात की मेयारियत अहम होती अच्छा। है ना? बुनकर बाज़ार आज भी शब्बीर सेठ के वक़्तों में जितनी बनी, आज भी वो उतनी उतनी ही ही है। है। मुझे हाँ, बताओ उसका हाँ। एक कॉलम किसी ने डैमेज कर किया क्या? उसके कॉलम के यानी कभी आपने सुना कि भई वो बुनकर बाज़ार में जो है छत ढह जाने की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी हो गए? नहीं। उसकी मेयारियत आप देखो, उसकी पुख्तगी आज भी बरकरार है। यही मेरे सवाल का जवाब है। तो नाज़रीन, एक मुख्तसर ही जवाब उन्होंने दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि साथी निहाल अहमद साहब थे, जी। शेख रशीद साहब थे। इन दोनों शख्सियात में क्या अच्छाई थी, क्या ख़ुसूसियत थी जो बहुत अच्छी थी? उसके बारे में कुछ बताएँ। साथ ही निहाल अहमद साहब हों या शेख रशीद साहब हों, इन दोनों लीडरों में एक कद्र मुश्तरक थी। इन्होंने अपने जिस पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से अपना सियासी सफ़र शुरू किया, जिस सियासी मकतब फ़िक्र के ये स्टूडेंट थे, ये हुँ। ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक उस नज़रिए से जुड़े रहे, हटे नहीं उससे। नहीं हटे। वो पॉलिटिकल थ्योरी जो थी उनकी उससे दूर नहीं हुए। निहाल अहमद साहब ने सोशलिस्ट पार्टी से सफ़र शुरू किया था। उसके बाद वो काउंसलर हुए, एमएलए हुए, कैबिनेट मिनिस्टर हुए, अपोजिशन लीडर हुए, इंटरिम स्पीकर हुए और बहुत सारे ओहदे उनको मिले, सही। सूबाई सतह के, कौमी सतह के, हुँ। मुकामी सतह के। फिर वो फर्स्ट मेयर ऑफ द मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी रहे। हुँ। लेकिन निहाल साहब ने सोशलिस्ट नज़रिया कभी न बेचा, न उसका सौदा किया, न उससे हटे। यही चीज़ शेख रशीद साहब के सियासी सफ़र में भी दिखाई देती है कि वो कांग्रेस पार्टी से काउंसलर हुए। हुँ। काउंसलर होने के बाद वो सदर बल्दिया हुए, फिर एमएलए हुए, पावरलूम स्टेट कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट का एक बोर्ड होता है, कॉरपोरेशन होती है, उसके चेयरमैन रहे जिसका लेवल जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बराबर होता है। हुँ। उसके बाद वो शहर के मेयर रहे। ये तमाम ओहदे उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना सियासी सफ़र शुरू किया था और कांग्रेस से ही उनको सारी चीज़ें जो है उस पार्टी से जुड़े रहने पर जो है सारी चीज़ें मिली। क्यों मिली कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट नहीं छोड़ा था। और ये दोनों जो थे निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब, ये दोनों हारून अहमद अंसारी साहब के शागिर्द थे। हुँ। तो सही। ये ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है ये अपने सियासी नज़रिए के ही साथ रहे। लास्ट मोमेंट भी इनका देख लो, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम भी देख लो, तो ये लीडरान जो है इनमें एक कद्र मुश्तरक थी, इन्होंने अपना सियासी नज़रिया नहीं छोड़ा था। हुँ। और सियासत में नज़रिए की बहुत अहमियत होती है, अच्छा। बहुत बहुत बड़ी अहमियत होती है। आज मुल्क में दो नज़रिया है, एक बीजेपी और प्रो बीजेपी स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स में, अच्छा। और उसके वर्सेस में जो है
आज का जो अपोजिशन है वो कांग्रेस और प्रो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पॉलिटिकल थॉट, वो एक दायरा बनाए सियासी क्या हो दायरा। सकता है प्रो और विथआउट प्रो में? प्रो से मुराद ये कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग, हाँ। उसको प्रोमोट करने वाले लोग। आज जो रूल पार्टी है उसको प्रोमोट करने वाले जो लोग हैं वो उस पार्टी का जो शिद्दत पसंदाना नज़रिया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। और आज जो अपोजिशन है उसका जो इतदाल का, जो सेकुलरिज्म का नज़रिया है, या उस पार्टी का जो आज चेहरा है राहुल गांधी, वो बोलते हैं मोहब्बत, मोहब्बत का जो उनका फलसफा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सियासत में। नज़रिया ही लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। आपका नज़रिया जितना शफाफ है, जितना मुअस्सर है, जितना पुख्ता है, लोग आपसे उतनी बड़ी तादाद में जुड़ेंगे। सही है। यानी कि बहुत सारे हालात आए होंगे, गए होंगे, ऊंच नीच सारी चीज़ें आती है जाती है, लेकिन एक नज़रिए पर हमेशा के लिए कायम रह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी आज ये चीज़ नापैद हमें नज़र आती है कि थोड़ा सा अगर कुछ मामला तब्दील हो, लोगों की फ़िक्र बदलने लगे, मिजाज तब्दील हो, तो पार्टियां भी बदल जाती है, थीम भी बदल जाती है, और बहुत सारी तब्दीली आज के लीडरान में वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे देखने को मिलती है। लेकिन आपने बताया कि ये आखिर तक उस पर कायम रहे, ये दोनों, ये निहाल अहमद बहुत बड़ी साहब बात और है। शेख रशीद साहब, ये दोनों अपने सियासी नज़रिए के साथ हम्म। आखिरी वक्त तक रहे। शेख आसिफ साहब के साथ आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मालेगांव से मुंबई पैदल मार्च किया था, तो उसमें आपका क्या रोल रहा और किस तरह की खिदमत आपने उस वक्त तो अंजाम दी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जो मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की जो तहरीक थी, उस तहरीक को मालेगांव के सभी सहाफ़ियों ने जो है, जर्नलिस्ट जो हैं, रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, अहले कलम हजरात है, चूँकि वो गैर सियासी बुनियाद पर थी, इसलिए सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। सही है। और मॉरली सपोर्ट था हम लोगों का। उसमें जो है वो यहाँ से पैदल निकले मुंबई की तरफ, तो बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे थे। कितने दिन लग गए होंगे? 11 दिन मेरे ख्याल से लगा अच्छा। था। 11 दिन रोज़ाना 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते थे। उसमें रुकना भी रहता था, नमाज भी पढ़ते थे, ज़रूरियात से फारिग भी होते थे, थोड़ा आराम भी करते थे, फिर पैदल चलते थे। और नेशनल हाईवे नंबर 3 यहाँ से एक ही सीधा रास्ता बम्बई जाने का है। तो रास्ते में जो खेत हैं, खलियान हैं, खुला मुकाम है, साफ़ सुथरी जगह है, कसारा पहाड़ का दामन है, इगतपुरी से जब गुजरो तो सब्ज़ाज़ार पूरे हैं, वहाँ पे वादियाँ हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग क़याम करते हुए गए थे। और उसमें एक एक चीज़ ये हुई थी कि चांदवड़ जब पहुँचे तो उस रैली में जो है वो माइक लगी हुई एक गाड़ी थी जिसपे स्पीकर बंधे हुए थे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार कुछ सुना दे, लोग पैदल चल रहे हैं, बोर हो रहे हैं सब, इतना धूप का हाँ, लंबा मौसम। सफर है, कुछ तो हाँ, होना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल मैं माइक लिया हाथ में और मैंने सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख बयान करना शुरू किया सफ़र में। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि 1.25 या 1.5 घंटे तक मैं बोलता रहा। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल करके उतरा तो आसिफ भाई ने कहा, बोले यार इस अधूरी नहीं, पूरी बात करने का। फिर मैं वहाँ से उनके साथ जुड़ गया और वो बम्बई पहुँच गए, लेकिन वो टीपू सुल्तान की तारीख ख़त्म नहीं हुई थी। क्या बात। देखिए नाज़रीन, 11 दिन का सफ़र था, रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी, उनकी सीरत पर ये बोलते रहे। रोज़ाना अगर 1 घंटा भी अगर रोज़ दें, 11 दिन में 11 घंटे की स्पीच मैं समझता हूँ हो गई होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुकम्मल ना हुआ। इससे आपने क्या नोटिस किया? इसलिए ये नोटिस करने वाली बात है इसमें कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जनाब मुख्तार अदिल साहब का मुताला कितना गहरा और कितना वसी होगा कि इतनी लंबी, जाहिर सी बात है, अगर आप चंद सफ़े पढ़ते हैं जितने वक्त में, और जब उसको आप बयान करने के लिए स्पीच पे कन्वर्ट कर कर बोलने के लिए आप बैठोगे तो बहुत शॉर्टली वो अदा हो जाता है। लेकिन किसी चीज़ को इतना
डीपली और कितना लंबे समय तक बोलना, ये गहरे और वसी मुताले की यकीनन दलील और मिसाल है। उस दौरान ये भी इत्तेफाक था कि वो मतलब रैली शुरू होने से पहले 2-4-5 दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था। वो महमूद खां महमूद पिंगलौरी की लिखी हुई थी, जो जनूबी हिंदुस्तान के एक मशहूर मुअर्रिख हैं। उन्होंने किताब लिखी है सल्तनत खुदादाद, जिसमें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पूरी तारीख है, उनकी, अच्छा। उनके ख़ानदान की। और 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका पूरा नाम था अबुल फ़तेह फ़तेह अली। उनके हाँ। वालिद साहब का नाम था हैदर अली, हम्म। और उनको प्यार से जो है वो टीपू कहा करते थे। और जब उनकी शहादत हो गई तो उनको टीपू शहीद कहा जाने लगा। हम्म। और हमारे यहाँ जो है मतलब महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में जो है उनको टीपू सुल्तान कहा जाता है। शेर हम्म। मैसूर उनका लक़ब है। वो पहला शख्स था जिसने ये कंसेप्ट दिया था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है। हम्म। जो लोग यहाँ पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, वही इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। ये जो अच्छा। तिजारत करने के लिए बाहर से लोग आए, इनको सिर्फ ताजिर रहने दो, इनको हाकिम मत बनाओ। उससे ज्यादा इनको हैसियत नहीं देनी। नहीं, ये ताजिर हैं, इनको ताजिर रहने दो। सही है। इनको हमारे यहाँ इंतज़ामी उमूर का ज़िम्मेदार मत बनाओ। हम्म। ये जो है टीपू सुल्तान का कंसेप्ट है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, ये उस शख्स ने कहा था। सबसे पहले। हाँ, और इस बुनियाद पर जो है सल्तनत खुदादाद जो थी उनकी, उसके आसपास में जो नवाब, राजे, महाराजे लोग थे, ये सब टीपू सुल्तान के सपोर्टर हुए। कब? जब अंग्रेज हमला करने लगे। हम्म। एक बात। दूसरा, उन्होंने अपनी जो आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था, जो अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया था, वो उस जमाने की दुनिया की ताकतवर तरीन फौज थी उनके पास। क्या बात। हम्म। और फिर उन्होंने नित नए तजुर्बात किए। जैसे फौज को हालात से बाखबर रखने के लिए उन्होंने जो है वो जारी किया रोजनामचा, जो अखबार की एक शक्ल था। हम्म। उसके बाद उन्होंने आतिशगीर मादों की मदद से जदीद हथियार बनाने का काम किया, जिसमें मिसाइल का कंसेप्ट जो है, मिसाइल का मुअज्जिद जो है, उनको हजरत टीपू सुल्तान को कहा जाता है। मिसाइल का हाँ, मुअज्जिद। उस जमाने में सब क्या किए बात। थे उस शख्स ने। अच्छा, वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, वो हिंदुस्तानी थे और हम्म। यहाँ के हाकिम थे। सही। और आज गवर्नमेंट बोलती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टीपू हम्म। सुल्तान ने उस ज़माने में किया था। किया था। हाँ, हम्म। उस ज़माने में चूंकि हिंदुस्तान में ज़ात बिरादरी का, समाज का, मज़हब का बहुत ज़्यादा ये दखल है। मामला चलते हैं। हम्म। तो जो कम दर्जे की निचली ज़ात के लोग समझे जाते थे, उनकी बेटियों को, बहनों को, घर की खवातीन को आला ज़ात के लोग जो उठा कर लेके चले जाते थे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया करते थे, उनको बंदी बनाकर, लौंडी बनाकर रखते थे। बिलजब्र अंदाज से जो है सब मामलात होते थे। टीपू सुल्तान के पास जो है पूरा वफ्द आया और कहा कि भाई हमारी बहन बेटियां और घरों की खवातीन की इस्मतें महफूज नहीं हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो चूंकि वो रियाया थे, हम्म। इसलिए टीपू सुल्तान ने अपनी रियाया की मदद की। रियाया में जो मर्द थे, उनकी जो बहनें थीं, बेटियां थीं, घर की खवातीन थी, उनको भी बचाया। उसके बाद उस शख्स ने जो दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें थीं, उसके अखराजात का भी इंतज़ाम किया, बाहैसियत राजा, रूलर, एक हम्म। हाकिम के तौर पे। तलबा के लिए स्कॉलरशिप दिया, सादात किराम के लिए जो है नजराने मुकर्रर किए, क्या बुजुर्गों बात। से अकीदतमंद था। हम्म। हाँ, उनकी तारीख पढ़ें तो एक वाक़या ये भी मिलता है कि हैदर अली जो उनके वालिद थे, उनको औलाद नरीना की बहुत ख्वाहिश थी। हम्म। तो वो जनूबी हिंदुस्तान के एक मशहूर बुजुर्ग थे, हज़रत टीपू मस्तान। टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह से हैदर अली ने जो है दुआ की दरख्वास्त की थी कि भाई मुझे औलाद नरीना हो जाए। और जब टीपू पैदा हुए तो उनका नाम तो रखा गया अबुल फ़तेह, फ़तेह अली, लेकिन उनको जो है हमेशा टीपू कहा गया। और आज पूरी वो दुनिया में जो है वो बुजुर्गों की टीपू, निस्बत से। हाँ, टीपू तो सुल्तान के नाम से जो वो हम्म। जो बुजुर्ग जिन्होंने दुआ फरमाई थी, उनका नाम टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह हाँ। था। और ये जब पैदा हुए तो इनका नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह था। क्या बात है नाज़रीन, ये जो बातें ये यकीनन। तो ये वो मुस्लिम रिजर्वेशन का जब चल रहा था ना, तो हाँ।
उसी वक्त तो मैं वो किताब पढ़ रहा था। अब मेरे साथियों ने कहा कि भाई हाईवे पे तुझे देखने वाला कौन है, यहाँ कुछ मुख्तसर लोग हैं, ये पैदल चल रहे हैं, धूप है, हाईवे है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दे तो इन लोगों का वो हो जाएगा, एक यानी तबीयत थोड़ा सा लगी रहेगी। लेकिन मैंने जब शुरू किया तो फिर वो सोमाया ग्राउंड बम्बई पहुंच गए थे हम लोग। वो टीपू सुल्तान साहब जो है उनकी हिस्ट्री खत्म नहीं। क्या बात। तारीख खुदादाद, सल्तनत खुदादाद। नाज़रीन, इस किताब का आप नाम याद रखें और हो सके तो इसे लेकर पढ़ें, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि चंद बातें हमने हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले सुनी कि इतनी दिलचस्प हो, जब थोड़ी सी बातें हमें इतनी दिलचस्प मालूम हो रही है, पूरी तारीख जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कितना मन लगेगा और कितनी दिलचस्प वो सारी बातें होंगी। हमारे शहर के जो मशहूर शायर हैं हजरत मुकीम असर बियावली, हाँ, उन्होंने जो एक शेर कहा था हाँ, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए, उनके नाम से एक चौक, मेरा जो हाँ, मकान हाँ, है हाँ, वही हमारा चौक जो है टीपू सुल्तान, वहाँ एक मार्बल की तख्ती लगी हुई है, ब्लैक मार्बल, उस पे लिखा हुआ है, हजरत का शेर है, मुकीम हजरत का, जो आज़ादी की आयत सीने शमशीर पे लिख दे, जो आज़ादी की आयत सीने शमशीर पे लिख दे, उसे हम जोश वहदत टीपुए दौरान समझते हैं। क्या बात, क्या बात है। ये वो शेर जो है रोजाना आते जाते मेरी नजर पर। हाँ, वो तो बिल्कुल याद हो चुका होगा। और मुकीम हजरत के हवाले से आपने अब बात कर ही दी है, तो आपकी नशिस्त बर्खास्त तो मुकीम साहब के साथ? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात भी रही है, चूंकि वो बहुत बड़े शायर थे। हाँ, और मैं उनसे यानी कहता था कि हजरत आप इतने यानी माशाल्लाह काफ़ी आपका जो है अदबी एतबार से आपका कद ऊंचा है, मुल्की सतह के जो अकाबरीन अदब हैं वो आपको बहुत यानी कदर तकरीम की निगाह करते से हैं। देखे हाँ, जाते, सही। तो वो बोलते थे यार मैं फ़कीर आदमी हूँ, सूफी आदमी हूँ मैं। ये और उनकी इनके था साथ भी एक अजब कलंदराना मिजाज था और एक अजब दीवानगी थी। जिन लोगों को उनकी नशिस्त बर्खास्त नसीब हुई है वो बताते हैं कि और बैठने वालों ने यकीनन उनसे बहुत कुछ सीखा है या अखज़ किया है। कुछ बताइए, कुछ बैठक में कुछ ऐसी बातें। उनसे जब भी मेरी मुलाकात या बातचीत हुई तो किसी न किसी इल्मी हवाले से रही। नाकिद फ़न जो हैं निज़ाम सिद्दीकी इलाहाबादी साहब हैं, और डॉक्टर वज़ीर आगा हैं, नियाज़ फ़तेहपुरी हैं, जॉन इलिया हैं, और आपको मैं बताऊँ इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब हैं, सैफ भुसावली साहब हैं। इन लोगों के बारे में मैंने हजरत से ही सुना है। अच्छा। हाँ, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं, हाँ, ये बहुत मशहूर शायर हैं, नात गो शायर, बड़े अजीम कलाम उन्होंने लिखे। सही। और सरहद लफ्ज़ नहीं, या लफ्ज़ सरहद नहीं, दीवान लफ्ज़ नहीं। हाँ, ये एक था। लेकिन इसके अलावा बताया जाता है कि और भी कई दीवान शाये हुए। 80 से ज़्यादा उनके दीवान जो है कितने? गैर मतबूआ हैं। 80? हाँ, मेरी मालूमात में 80 से ज़्यादा हैं। 80 से ज़्यादा। और बदायूं से एक रिसाला शाये होता है, हसीब सोच साहब उसके मुदीर हैं, लम्हे लम्हे नाम है उसका। तो लम्हे लम्हे ने जो है वो मुकीम असर नंबर शाये किया था। अच्छा। और उससे पहले जो है माहनामा शायर में इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब ने मुकीम हजरत का इंटरव्यू शाये किया था। तो उस वक्त तो उनके जो है 80 से ज़ायद दीवान थे। बात इंटरव्यू में भी उन्होंने कही थी। अच्छा। लेकिन एक शिकायत, एक गिला और एक तकलीफ़ ये होती है कि जब भी मुकीम हज़रत की बात निकलती है तो हम जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी किताबें, उनका दीवान मुयस्सर आए, मिलता नहीं है। अभी जिस नंबर का आपने तज़किरा किया जो बदायूं से शाये होता है, क्या कोई सबील है, मुमकिन है कि इसे हासिल किया जा सके? इसमें जो है उर्दू लाइब्रेरी में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है अदबी रसाइल का, किताबों का। हाँ, वहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर शहर के अहले ज़ौक़ हज़रात या तहकीकी काम करने वाले अदब के जो तलबा हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट जो हैं, वो चाहें तो वहाँ उर्दू लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो जितने दीवान हैं मुकीम हज़रत के वहाँ पर अवेलेबल हैं? उनकी जो मतबूआ दीवान है वो दस्तयाब है वहाँ पे। और वहाँ पे मालेगांव के जो शोरा, उदबा, मुसन्निफ़ीन उसका अलग सेक्शन ही बना है। उनकी किताबों का, तख्लीक़ात का पूरा एक गोशा है, तो वहाँ दस्तयाब है। सही। और जो गैर मतबूआ
दीवान है वो तो शाये हुआ ही नहीं वो है उनके उनके। जो फर्जंदान हैं, हम्म। एहतिशाम मुकीम असर और फैज़ान मुकीम असर, हम्म। इनसे अगर राब्ता किया जाए तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने महफूज रखा होगा तो अच्छा, मिल जाएगा वो। उनका एक शेर था, अक्सर वो दोस्तों की महफिल में भी कभी कोई कह देता है, हमसे फिरौन के लहजे में यूं बात न कर, हम तो वो हैं जो झूठे खुदाओं से उलझ उलझ जाते हैं। जाते सही, हैं। इसी था। हाँ, बहुत ज़बरदस्त कहा था उन्होंने। उनका एक शेर और भाव अ, ये भी था कि भाई एक रोटी है अकेला मैं कैसे खाऊं, मेरे हिस्से में किसी और का हिस्सा दीजिए। हाँ, ये भी मुकीम जनाब का शेर है। जी। बहुत, यानी कि उनके अशार पर किताबें लिखी जा सकती है। ये बहुत वो अजीम शख्सियत थे हमारे शहर की वो। सही है। मतलब लोग पहचान ना सके, जान ना सके, बस एक पर्दे गैबत में रहकर उन्होंने जो करना था करके उनने वो खैराबाद कह दिया, और जाने के बाद अब उनकी कमी का एहसास एहसास होता है होता कि कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी ज़ात हमारे दरमियान मौजूद थी जो अब नहीं है। मुख्तार भाई, बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हुई। अब चलते हैं थोड़ा-सा आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी की तरफ हम लोग टर्न करते हैं कि बचपन आपका किस तरह से गुज़रा? तालीमी सिलसिला आपने कहाँ से कहाँ तक मुकम्मल किया? है। देखिए हमारा ख़ानदान जो है वो उत्तर प्रदेश से जो है, हुँ, वही है 1857 का जो इनकलाब का ज़माना था, शोरिशों का दौर था वो। हुँ, उसी दौर में हमारे बुज़ुर्गों ने जो है मालेगाँव कूच किया, यहाँ सुकूनत इख्तियार की। हुँ, मेरी पैदाइश यहाँ पे इस्लामपुरे में, जो कदीम मोहल्ला है शहर मालेगाँव का, सही। उससे अखाड़ा मस्जिद के बाजू वाली गली जो है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें मेरी पैदाइश हुई। घर नंबर हमारा जो है वो 1306 था। अब भी याद है। आज भी 1306 ही है वो, हाँ, जब हमारा था जब भी हाँ, 1306 था। वो मकान असल में मेरे वालिद साहब की दादी का था। अच्छा, उनका नाम था कुलसुम, हाँ, और वो खुशामदपुरे की थी। मतलब मेरे ननियाल से ही थी वो। हुँ, मेरे वालिद साहब की जो दादी थी वो मेरे ननियाल का जो ख़ानदान है उसी ख़ानदान से थी। अच्छा, हम्म, तो मेरे मेरे दादा जो अब्दुल अजीज़ थे उनकी पैदाइश भी वहीं हुई। उसके बाद मेरे वालिद साहब भी उसी मकान में पैदा हुए, मैं भी वहीं पैदा हुआ। मेरे बाद दो बहनें हैं, उनकी भी पैदाइश इस्लामपुरे में ही हुई। फिर ये हुआ कि वही इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है विरसा हुँ, तकसीम हुआ। हुँ, 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 वालिद साहब के भाइयों बहनों में सब अपने अपने तौर पे जो है मकान का इंतज़ाम किया, और हम लोग जो है माडा प्लॉट टीपू हुँ, सुल्तान चौक है, हिजबी कॉलोनी जो है सही। वहाँ पे मुंतकिल हो गए हम लोग। हुँ, मेरी इब्तदाई तालीम जो है हमारी गली में मदरसा बरकातिया नजमुल उलूम था, जो हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब की निगरानी में चलता था। हुँ, वहाँ पे मेरी दीनी तालीम हुई। और असरी तालीम जो है स्वेस मॉडल प्राइमरी स्कूल, जो हमारी गली के कोने पे है, आज भी है हुँ, वो स्कूल। वहाँ पे मैं चारवीं जमात तक पढ़ा। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज मेरा एटीटी हाई स्कूल से हुआ। डिप्लोमा एजुकेशन मैंने किया है, डीएड, तो वो खातून डीएड कॉलेज में हुआ। हुँ, फिर ग्रेजुएशन मैंने एमजी विद्या मंदिर के अंडर में जो चलता है, एमएस अपना सिटी कॉलेज सिटी मालेगांव कॉलेज। का, हुँ, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ये मेरा तालीमी सफ़र है। अच्छा। शौक क्या है आपको? खाने में क्या पसंद करते हैं? खाना जो है मैं बिल्कुल सादा खाना पसंद करता हूँ। अच्छा, अच्छा। स्पोर्ट्स में किसी तरफ लगाव? स्पोर्ट्स में मुझे दो ही शौक रहे। मैंने कुछ दिन जो है बास्केटबॉल खेला है, हुँ, हुँ, और कैरम मेरे को आज हुँ, भी पसंद है। जब भी कहीं कोई ऐसा मौका मिलता है दोस्तों में अच्छा, तो मैं इन्हें कैरम खेलता हूँ। कैरम अच्छा, खेलने अच्छा, का शौक मुझे बचपन से है। सही है। बचपन में और फिर पूरे तालीमी सफ़र को लेकर ज़्यादा सख्ती आपके ऊपर वालिद साहब ने की या मेरे वालिद? ऊपर किसी ने सख्ती नहीं की है। अच्छा, मुझे कभी स्कूल जाने के लिए मारा नहीं गया है, हुँ, मदरसा जाने के लिए मारा नहीं गया है, किसी ने डांटा नहीं है मुझे। मुझे मेरे टीचर्स ने भी इसलिए नहीं मारा है कि मैंने होमवर्क ना किया हो, इसलिए नहीं मारा है कि मैं सबक याद नहीं है मुझे। हुँ, किसी ने मेरे ऊपर सख्ती नहीं की है। यानी ज़ौक मुझे श जितने लोग मिले, मतलब मेरे माँ बाप से लेकर के मेरे अफराद ख़ानदान तक, और मेरे असातिज़ा ख़ास तौर से,
और शहर भर में और शहर के बाहर भी वो लोग जो न जाने क्यों बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरा उनसे कोई खानदानी और खूनी रिश्ता नहीं है, मैं हैरान रहता हूँ, इतनी मोहब्बत करते हैं लोग। इन लोगों ने जो है हमेशा मतलब मेरे साथ मामलात जो रहे वो मोहब्बत और रवादारी के ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नफ़रत और गुस्सा कतई पसंद नहीं है। सही है। जो नफ़रत की ज़ुबान बोलते हैं, मुझे वो लोग भी नहीं पसंद है। सही है। उसकी वजह है कि मैं बचपन से मैंने मोहब्बत का माहौल देखा है। हुँ। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के हालात पढ़े, बुज़ुर्गान दीन की, उनके यहाँ भी मोहब्बत है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को धुतकारा नहीं जाता वहाँ से। हुँ, हुँ, हुँ। ज़िंदगी की आखिरी साँस तक कोशिश की जाती है कि इसकी इस्लाह की जाए, इसको सही है, सुधारा जाए। सही है, वहाँ धुतकारा नहीं जाता किसी को। सही है। मेरे माँ-बाप ने भी जो है बहुत मोहब्बत की मेरे से। मेरी तालीम और तरबियत पे ख़ास तौर से मेरे वालिद साहब जो हैं, वो पावर लूम से जुड़े हुए थे। हुँ, बहुत महदूद आमदनी में उन्होंने मेरी तालीम का हुँ। मरहला सब मुकम्मल हुआ है। मोहम्मद अय्यूब नाम है उनका। मेरी वालिदा जो है वो मुअल्लिमा हैं, टीचर हैं, मदर आयशा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में अभी तदरीसी खिदमात अंजाम देती हैं। अशरफ़ी फ़रीदा नाम है उनका। ये मेरे माँ-बाप ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। क्या बात है। आज के नौजवानों में बहुत सारी बेरा रवी बिलख़ुसूस नशे को लेकर बहुत सारी चीज़ें दिन-ब-दिन नित नए जराइम मंज़र-ए-आम पर आते हैं। आप भी उसे देखते हैं, हम भी महसूस करते हैं। क्या पैगाम देंगे आप इन्हें? मैं एक ही बात कहूँगा कि देखो मज़हब इस्लाम जो है ना ये आफाकी और आलमगीर मज़हब है। बिल्कुल सही। इसमें रूहानी ताकत इतनी मज़बूत है ना कि इसका कोई तोड़ जो है बातिल ताकत के पास नहीं है, सही है, बातिल कुव्वतों के पास नहीं है। आप अपने मज़हब की बुनियादों से जो है मज़बूती से जुड़ जाएँगे, आपके सारे मामला सीधे हो जाएँगे। सही। बेरा रवी की जो बात है तो वो आशोब ज़माना भी है वो। हुँ। ये इस दौर की जो रफ्तार है, उसका भी बहुत बड़ा दखल है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं पेरेंट्स से और हुँ, हुँ, टीचर्स हुँ, से कहना हुँ। चाहूँगा, हमारे समाज के सही, जो ज़िम्मेदार हैं, सही। कि भई वो तवज्जो रखें, निगाह तवज्जो रखें, रखें। सही। बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, वो क्या देख रहा है वो उसको मालूम है। हुँ, आपने पूछा है बेटा क्या देख रहा है उसने? सही है। आपका पूछ लेना ही जो है, वो उसके लिए एक पैगाम है। हुँ, उसको एक एहसास पैदा होगा कि मेरे वालिद साहब पूछते हैं, मेरी माँ पूछती है, मेरे टीचर पूछते हैं। हुँ, तो ये बहुत छोटी-सी बात है लेकिन ये बहुत मौअस्सर काम है, इसके ज़रिए भी बेरार सही रवी है। रोकी जा सकती है। बेलगाम छोड़ दिया गया है और फिर सब तो ऐसे नहीं लेकिन जो हैं, उनकी भी तादाद अच्छी खासी है कि वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखते हैं। बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, किसकी सोबत संगत में किसके साथ रहता है, इसकी उन्हें खबर ही नहीं होती और फिर हम ये समझते हैं कि हम बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दिए, हमने स्कूल में एडमिशन कर हम बरूस ज़िम्मा हो गए, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, देखिए एजुकेशन का एक ट्रायंगल है, जिसमें स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स हैं, उसका टीचर है। हुँ, जब ये तीनों कोने बराबर रहेंगे, हुँ, तो वो ट्रायंगल जो है टिका रहेगा वो। इसमें हुँ, कोई एक अगर डैमेज होता है ना, तो इसमें सही होता है, क्या है कि इसमें ना टीचर और इंस्टीट्यूट का नुकसान है, ना पेरेंट्स का कुछ ख़ास नुकसान है, इसमें नुकसान स्टूडेंट का होता है, उसका पूरा करियर तबाह हो जाता सही है, है, उसका फ्यूचर तबाह हो जाता है। सही। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को 3rd और 4th स्टैंडर्ड में उसको मुशाहिदा कीजिए, उसको तज्ज़िया कीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, हुँ, वो क्या चाहता है? उसकी रग़बत देखिए, उसकी दिलचस्पी देखिए, क्या चाहता है? अभी भी हमारे यहाँ ये मिज़ाज है कि 12वीं पढ़ लेता तो फिर सोचते क्या करने में, तब सोचेंगे जाके। 10वीं पढ़ लेगा हुँ, तो सोचेंगे क्या करना है। इस सोच को थोड़ा-सा रिड्यूस करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। हुँ, वजह ये है कि अब जनरेशन जो है वो बहुत एडवांस है। हाँ, सही है। आप जो है 3rd 4th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लेना चाहिए कि भई हमारा जो बच्चा है या ये जो हुँ, स्टूडेंट है, ये इसकी लाइफ़ का करियर क्या होगा? सही है। और एक अच्छा टीचर बहुत आसानी से पहचान लेता है। अच्छे हुँ, माँ-बाप आसानी से पहचान लेते हैं। सही है, सही है। ज़ाहिर-सी बात है आप एक टीचर भी हैं तो इस सारी चीज़ों का आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आज बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 12वीं के बाद
कहते हैं 10वीं कि और 12वीं के हाँ, बाद सोचा जाता है भाई क्या करना क्या है, करना है, जबकि बहुत पहले पहले होना चाहिए। तय हो जाना चाहिए ये था। आप देखिए जो हमारे मुल्क में एजुकेशन पॉलिसी थी, हुँ, है ना? 10+2 पॉलिसी थी हमारे यहाँ। अब जो है वो पॉलिसी को ब्रेक किया गया है, उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया है। हुँ, 5+3, 3+4 ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है ये फ़ॉर्मूला बना हुआ है। इस फ़ॉर्मूले को समझना, ये क्यों बनाया गया है ये समझना, इसका पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है वो समझना चाहिए। हुँ, इस पे पूरा यानी रीडिंग और एनालिसिस जो है वो टीचर्स की भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी होना चाहिए और पेरेंट्स की भी होना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स हमारे यहाँ आज जो है वो पढ़े लिखे हैं, हुँ, सही। तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। वो एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उर्दू में भी दस्तयाब है, इंटरनेट पे भी दस्तयाब है। उसको पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों जो है इस फ़ॉर्मूले को 10+2 को ब्रेक करके जो है 5+3, 3+4 पे लेके आएँगे? क्या वजह है उसकी? हुँ, सही है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब मुख्तार अदील साहब, जिनसे हमने खुद उनकी ज़िंदगी के हवाले से, पॉलिटिक्स, सियासत के हवाले से और कुछ पेचीदा मसाइल के हवाले से, कुछ शख्सियात के हवाले से ढेर सारी हमने बातें की हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको यकीनन पसंद आया होगा, बहुत सारा आपने समझा होगा, सीखा होगा, नई बातें आपको पता चली होगी, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा। इंशाअल्लाह फिर अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी मशहूर और किसी अच्छी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।